नमस्कार, अनूप स्टडी जोन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 5 देखेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। किसी अवतल दर्पण वस्तु का आकार बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो आपके पास कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में बोला है वस्तु को कहाँ पर रख दिया जाए कि जो प्रतिबिंब हो वो उल्टा भी हो और वास्तविक भी हो और जस्ट बराबर बने। तो देखिए यहाँ पर F होता है, यहाँ पर इसका क्या होता है? C पॉइंट होता है। तो ओनली वन पॉइंट, कौन सा पॉइंट? तो C पॉइंट पर यदि वस्तु को रखोगे आप लोग तो जस्ट इसके नीचे इसका प्रतिबिंब बनता है और जस्ट इसके बराबर बनता है। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वक्रता केंद्र पर, ठीक है, एट अ C पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का न्यूनतम विचलन होता है? तो सबसे कम विचलन किसका होता है? तो आइए देखते हैं। ये आपका क्या है? प्रिज्म है। प्रिज्म से जब श्वेत लाइट यहाँ से चलती है तो इसका क्या होता है? परावर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद ये थीटा डिग्री पर क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो यहाँ से मान लेते हैं ये रेड होता है और इसके बाद आप सुने ये आपका वायलेट हो जाता है। यहाँ से रे बाहर निकल जाती हैं। तो सबसे जिसका थीटा का मान, ध्यान सुनिएगा, थीटा का मान सबसे न्यूनतम होगा, उसी का विचलन क्या होगा? सबसे कम होगा। तो थीटा का मान किसका सबसे ज़्यादा कम है? रेड का। तो ऑप्शन रेड है, हाँ लाल। तो ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। एक अवतल लेंस का प्रयोग में आता है, मतलब अवतल लेंस का प्रयोग किस में करते हैं? देखिए यहाँ पर अवरोधक लेंस के रूप में, कार के पीछे की ओर वस्तु को देखने के लिए, निकट दृष्टि दोष में, या साधारण कैमरे में। तो पहले अवतल लेंस बना लेते हैं। अवतल लेंस आपका कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो आपको याद हो निकट दृष्टि दोष में आदमी को क्या होता है? निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। तो दूर की वस्तु देखने के लिए क्या करना होता है? प्रकाश को फैलाना होता है। तो आपका जो ये अवतल लेंस होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है? अपसारी। ये क्या करता है? प्रकाश को, जो लाइट यहाँ से आती है इसको क्या कर देता है? फैला देता है। तो कहाँ यूज करेंगे हम लोग? निकट दृष्टि दोष में। नेक्स्ट प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा जो होती है, जो हमारे आंख में प्रकाश की लाइट जाती है उसकी जो मात्रा होता है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब होगा पुतली जो आपकी ब्लैक वाली है, उसमें से कितनी प्रकाश की लाइट जाएगी कि प्रतिबिंब एकदम सही बने, ये कौन डिसाइड करता है? पुतली। जैसे कहने का मतलब है पुतली, जब प्रकाश की लाइट अधिक होती है तो पुतली क्या हो जाती है? बहुत छोटी हो जाती है। जब प्रकाश की लाइट बहुत कम होती है तो पुतली की साइज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या होता है? तो देखिए P बराबर होता है V इंटू आई। P बराबर V इंटू आई। तो P आई इंटू आर, ये तो गलत हो गया। P बराबर आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं हम लोग ना, V की वैल्यू क्या रख लेते हैं? आई अपॉन में, आई इंटू आर इंटू आई। तो आई मिलकर क्या हो गया? आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर इंटू आर, तो ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। इधर भी चेक कर लेते हैं, V स्क्वायर आर बिल्कुल गलत है। आई बराबर क्या होता है? देखिए यहाँ से P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। तो आई की वैल्यू हटा लेते हैं, V इंटू आई बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन में R। तो आंसर क्या आएगा? V स्क्वायर बाई आर। तो ये स्क्वायर बाई आर होता तो करेक्ट हो जाता। ये है आई आर स्क्वायर, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या है? B। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसका मान शून्य होता है। सभी जगह बिंदुओं पर समान होता है। सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। देखिए अगर आपके पास मैग्नेट है, ठीक है, तो मैग्नेट पर सबसे ज़्यादा आपका जो मैग्नेटिक क्षेत्र होता है वो पोल पर होता है, दोनों पोल पर, नॉर्थ और साउथ पोल पर। जब इसके अंदर जाते हैं, भीतर जाते हैं, तो हर एक पॉइंट पर इसका मान क्या होता है? समान होता है। इसके सिरे पर जाने पर घटता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC आपूर्ति की
आवृत्ति कितनी होती है, जो आपके पास जनरली आपके घरों में जो बिजली आती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो आप याद रखिएगा 50 हर्ट्ज की आपके घरों में बिजली आती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आर्सेनिक तत्व क्या है, तो आर्सेनिक एक तरह का क्या है, मेटेलिक है, आपका उपधातु है। और ये प्रश्न पीरियोडिक टेबल से इस बार ये प्रश्न जो है, ऐसे प्रश्न सिलेबस में आपके नहीं रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रोपेन कौन सा है, ध्यान सुनिए, प्रोपेन, प्रोप का मतलब, पहले सुनिए, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन के एटम, और एन का मतलब होता है तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ से खोजते हैं हम लोग, तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो हो गया वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाएं किस प्रकार की हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, FeO3, ध्यान सुनिए, Fe2 है, सॉरी Fe2O3 प्लस Al है, क्या है, Al है, और ये बन क्या रहा है, Al2O3 प्लस Fe। एक्चुअल में देखिए क्या कर रहा है, यहाँ से Al जो है Fe को क्या कर रहा है, हटा दे रहा है, क्या कर रहा है, हटा दे रहा है। तो इसका मतलब कि ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन, विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर क्या होता है। तो देखिए ये प्रश्न जो है आपका फिर से बोल रहा है चैप्टर 5 में है। इस बार के सिलेबस में 23-24 के सिलेबस में पीरियोडिक टेबल से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके इस बार सिलेबस में नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एसिडिक एसिड अभी जस्ट पिछले वाले सेट में हम लोग बात किए थे कि एसिडिक एसिड का निर्माण सिरका बनाने में होता है, एथेनॉल का निर्माण क्या होता है, स्प्रिट बनाने में होता है, कास्टिक सोडा का निर्माण साबुन का निर्माण करने में, अपमार्जक का निर्माण कपड़े धोने के लिए किया जाता है, ठीक है। अपमार्जक जो होता है कपड़ा धोता है, कास्टिक सोडा साबुन के निर्माण में होता है, एथेनॉल स्प्रिट बनाने में काम करता है, एसिडिक एसिड जो होता है सिरका का निर्माण करता है। तो पहला का है थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, एथेनॉल का है सेकेंड, मतलब बी का सेकेंड ये नहीं होगा, थर्ड और सेकेंड, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर बी डी जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, 25 डिग्री ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है कितना होता है, तो 7 होता है, कितना होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है, ऑक्सीजन, O2, जल, ग्लूकोज। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग जानते हैं कि CO2 और H2O अगर आपके पास है तो आपको आंसर जो मिलता है उत्पाद में आपको पता होगा ग्लूकोज मिलता है, C6H12O2 प्लस O2 भी मिलता है और H2O भी मिलता है, ठीक है। C6H12O6 होता है, सॉरी O6 होता है और O2 होता है, तो आपका ये दोनों उत्पाद मिल रहे हैं। तो आपको पूछा गया है संश्लेषित नहीं होता है, इनमें से कौन सा संश्लेषित नहीं होता है, तो ऑप्शन या तो इसको हटा दें हम लोग या तो ऑक्सीजन को हटा दें, ठीक है। तो किसी एक को हटाना पड़ेगा, तो अगर उसे हटाएंगे तो हम लोग आंसर क्या मारेंगे, ऑक्सीजन, अगर इसको नहीं हटाएंगे तो ऑप्शन क्या मारेंगे, ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, पित्त का संश्लेषण होता है, मतलब जो पित्त रस निकलता है उसका सिंथेसिस कहाँ होता है, बोला गया है पित्ताशय, यकृत में, विक में, अमाशय में। देखिए दो ऑप्शन तो कोई है, विक किडनी में तो होता नहीं, अमाशय में होता नहीं। अब आपके पास पित्ताशय है और यकृत है, तो संश्लेषण मतलब निर्माण का बात कर रहा है। पित्ताशय में एक्चुअल में क्या होता है, याद रखिएगा, भंडारण होता है। क्या होता है, भंडारण, मतलब पित्त का भंडारण स्टोर कहाँ होता है, तो पित्ताशय में, ठीक है। लेकिन संश्लेषण कौन करता है, यकृत में होता है, ठीक है। कौन करता है, लीवर करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कितनी होती है, 4 भाग में वो डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुनर्उद्भवन होता है। पुनर्उद्भवन अभी हम लोग पिछले ही सेट में पढ़े थे, पुनर्उद्भवन क्या होता है, तो पुनर्उद्भवन मतलब एक ऐसी जीव जिसको हम लोग क्या करें, काट दें तो वो फिर से उत्पत्ति हो जाए। तो देखिए प्लेनेरिया में, लेकिन हाइड्रा में नहीं, बिल्कुल गलत हो गया, दोनों में होता है, हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, ये भी गलत हो गया। पैरामीशियम और हाइड्रा, पैरामीशियम में तो होता ही नहीं है, हाइड्रा और प्लेनेरिया, ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियों द्वारा
पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो सेट नंबर 1 में हम लोग जब सॉल्व किए थे, जो पत्तियों में कायिक प्रजनन जो होता है वो किस में होता है, तो ब्रायोफिलम में होता है। और एक चीज़ और, ब्रायोफाइलम का जो नाम होता है फिलम का, वो अजूबा भी होता है। ये प्रश्न याद रखिएगा, ब्रायोफिलम का नाम क्या होता है, अजूबा होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, डार्विन प्रसिद्ध हैं। तो एक्चुअल में डार्विन, ये चैप्टर भी आपका क्या है, कट गया है, अनुवांशिकता एंड जैव विकास। तो जैव विकास टॉपिक जो है वो कट गया है, और जैव विकास से ही रिलेटेड क्या है, डार्विन एक क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। एक्चुअल में इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिए थे, ये प्रश्न आया था, हम पहले बताए भी थे। तो एक्चुअल में आपके इस बार सिलेबस में नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। ये भी आपका प्रश्न जो है आपका इस बार सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका जवाब जो है, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। मतलब आपके पास एक अवतल दर्पण है, उसका आर का मान कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर है, और आर का मान कितना दिया, 40 सेंटीमीटर है। फिर बोला है, यदि इसके सामने एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए, मतलब u बराबर आपको 15 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा किरण आरेख बताइए। देखिए अब यहाँ ध्यान सुनिए, r की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है, तो r की वजह से f निकल जाएगा, तो f बराबर होता है r/2, तो ये हो जाएगा 40/2, काट देंगे तो कितना आएगा, 20। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान सुनिए, f की वैल्यू अवतल दर्पण में, ध्यान सुनिए, अवतल दर्पण में क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है, और u की वैल्यू सदैव नेगेटिव होती है। और दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। v की वैल्यू निकालना है तो u इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, वैल्यू रखते हैं। 1/f की वैल्यू कितना है हम लोग के पास, -20, माइनस 1/u की वैल्यू है -15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आंसर क्या है, 1/-20 प्लस 1/50, तो 15 चौके 60, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60। 20 × 60 -3, 15 चौके 60, तो +4, तो 1/v बराबर कितना आया, 1/60। इस वैल्यू को उल्टा करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो यहाँ से v की वैल्यू कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, कितना आया, 60। अब v की वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा, उस साइड बनेगा। ठीक है, दर्पण के उस साइड बनेगा। अब किरण आरेख खींचना है, क्या खींचना है, किरण आरेख। तो देखिए यहाँ से आपका ये हो गया आपका कौन सा, अवतल, और इसमें आपका ये पॉइंट क्या है, F, और ये पॉइंट क्या है, C। अब वस्तु जो है कहाँ रखा करने बोला है कि F की वैल्यू देखो, ध्यान से सुनो, 20 सेंटीमीटर, ध्यान से क्या, 20 सेंटीमीटर, लेकिन U की वैल्यू कितना है, 15। मतलब F की 20 है तो 15, मतलब वस्तु जो होगी वो लगभग बोला गया यहाँ पर रख दिया गया। ठीक है, तो पहली लाइट अगर यहाँ से सीधे जाती है तो वो F से होते हुए चली जाती है, ये रूल कहता है। ठीक है, आपका परावर्तन का रूल कहता है। अगर दूसरी बोलता है कि यदि थीटा एंगल से जा रही है तो थीटा डिग्री से ही चली जाएगी। ठीक है, थीटा एंगल से जाएगा तो थीटा डिग्री से ही वापस चली जाती है। अब एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, रे फैलते हुए जा रही है, तो इसका मतलब कि सोर्स ऑफ लाइट कहीं पीछे रखा गया, ऊर्जा का स्रोत जो है वो पीछे रखा गया। तो इसको पीछे बढ़ा के देखने पर लगा कि पीछे कहीं जाकर मिल रहे हैं, तो जहाँ मिलते हैं वहीं पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये कहाँ मिलता हुआ प्रतीत दिखाई दिया आपको, यहाँ पर। ठीक है, आपको कहाँ दिखाई दिया, वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर वस्तु से ये बड़ा बना है, दूसरा सीधा बना है और आभासी बना है। मतलब अगर आपको यहाँ पर प्रकृति भी लिखने के लिए आ गया तो आप बोलोगे बच्चों कि इसका प्रकृति है सीधा, ठीक है, और आभासी और कैसा, बड़ा बना है। ठीक है, किससे, वस्तु से। ठीक है, समझ में आया इतना, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिबिंबों के बनने की दर्शाने वाली किरण आरेख जब पूछा गया है, वस्तु अभिसारी लेंस के सामने F और प्रकाशीय केंद्र O के बीच में रखी हुई है। चलिए ध्यान से प्रश्न सुनिए।
आपके पास क्या है, अभिसारी लेंस है। तो अभिसारी लेंस पहले किसको कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस जो होता है उत्तल को कहा जाता है। किसको, उत्तल को। तो आपके सामने एक उत्तल लेंस रखा गया है। उत्तल लेंस पर आपको बोला गया है यदि वस्तु को कहाँ रखा गया, F और O के बीच में। तो O आपका यहाँ है और F मान लीजिए यहाँ पर है। तो यदि इसके बीच में वस्तु को रखा जाता है तो पहली लाइट यहाँ से जाने पर टकराने के बाद F से होते हुए चली जाती है। सॉरी, ये तो रूल किसका है, अवतल का है। तो टकराने के बाद चली जाती है लेकिन दूसरे F से जाती है। आइए नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर क्या होता है हम लोग का, F2 होता है, यहाँ पर F1 होता है, यहाँ पर क्या होता है 2F2 होता है। तो टकराने के बाद कहाँ से जाती है, F2 से चली जाती है। ठीक है। दूसरा, अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए बाहर चली जाएगी। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि एक्चुअल में फिर से ये लाइट आपको दिख रही है कि ये फैलते हुए जा रही है। तो इट मीन्स अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, ठीक है, अगर हम लोग इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये आपको क्या होगा, कहीं ना कहीं मिलती हुई प्रतीत दिखाई देंगी। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई देंगी और जहाँ मिलती हुई दिखाई देती हैं वहीं इसका इमेज बन जाता है, वहीं इसका क्या होता है, इमेज बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, इमेज किरण आरेख हमने दर्शा दिया। प्रकृति लिखना है तो कैसा बना, वस्तु से बड़ा बना, आभासी बना और सीधा बना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न इसी में पूछा गया है कि यदि फोकस F और फोकस F जो है, मतलब वस्तु की फोकस F जो है और फोकस की दोगुनी दूरी 2F के बीच में रखा जाए। मतलब आपके पास यही लेंस है, ठीक है, आपके पास यही लेंस है और इसके बीच में मुख्य अक्ष है और क्या किया गया, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर F1 है और यहाँ पर आपका 2F1 है और इस साइड में आपका F2 है और यहाँ पर आपका 2F2 है। ठीक है। तो बोला क्या गया है, यदि 2F1 और F1 के बीच में रखा गया तो यहाँ पर रखा गया। ठीक है। तो पहली लाइट एकदम सीधे गई, ठीक है, सीधे जाने के बाद कहाँ जाती है, F2 से होते हुए चली जाती है। इतना समझ में। दूसरा लाइट यदि आप क्या करते हो कि यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाते हो तो ये कहीं इधर कट करेगी, ठीक है, यहाँ पर कट करेगी। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर मिलाओगे तो ऐसे करके ये यहाँ पर बनेगा। ठीक है। इसको आगे हम बढ़ा लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका प्रतिबिंब तैयार है, ठीक है, O से होके जा रही है। तो अगर आपको नेचर लिखने के लिए आए तो देखिए यहाँ से इससे ये बड़ा बना है, उल्टा बना है और कैसा बना है, आभासी बना है। ठीक है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और कैसा बना है, बड़ा बना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। नीचे दिए गए परिपथ में 10 ओम, 40 ओम और 30 ओम और 20 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोधक को एक 12 वोल्ट की बैटरी में दिखाए गए चित्र के अनुसार जोड़े गए हैं। फिर बोला गया परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोधक और परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा क्या होगा। चलिए, अगर आपको कुल प्रतिरोध निकालना है तो आपको सबसे पहले बताना होगा, सबसे पहले नाम लिखना होगा इनका। तो हम लोग नाम लिखते हैं, ये मेरा हो गया R1, ये मेरा हो गया R2, पहले दो का नाम लिख लिया। फिर यहाँ पे लिखेंगे R3, ये हो गया R4, ये हो गया R5। ठीक है। आपको क्या करना है, आप बोलोगे यहाँ से देख देख के फिगर में बोलोगे कि R1 एंड R2 जो है वो किस क्रम में है, तो आप बोलोगे समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में फॉर्मूला होता है कि दोनों को जोड़ोगे, मान लेते हैं दोनों को जोड़ने पर RS आ रहा है, 1/RS, दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/10 प्लस 1/40। तो कितना आया, एलसीएम लेंगे 40, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 1। ठीक है। तो ये कितना आया 5/40। ठीक। तो 1/RS है तो काट देंगे तो कितना आया 1/8। तो आंसर आया RS की वैल्यू कितनी आई 8। मतलब इतने को अगर सॉल्व किया जाए, इतने फिगर को सॉल्व किया जाए तो आंसर कितना आ रहा है 8। ठीक है। सेम उसी प्रकार इन तीनों को भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हम लोग इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे R3, R4 और R5 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। ऐसे आप पूरा लिखोगे डिटेल में। फिर बोलोगे इन तीनों को सॉल्व करने पर कोई RT आ रहा है, क्या आ रहा है RT। तो 1/RT बराबर 1/R3
प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ठीक है। अगर आप इनको जोड़ते हो, ध्यान सुनिए, जोड़ते हो तो 30 20 60 मतलब 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। एलसीएम कितना आएगा 60। 30 दूना 30, 20 तेईस 30, 60 एकम 60, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/60। किसके बराबर चल रहे थे हम लोग 1/RT, 1/RT। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 60, मतलब RT की वैल्यू कितना आया 60। सॉरी RT की वैल्यू 60 नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, जब ये जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 6 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, तो RT की वैल्यू कितना आएगा 10 ओम। कितना ओम आया 10 ओम, ठीक है। अब देखिए इस पूरे को सॉल्व करने पे कितना आया 10, कितना आया 10। और अब देखा जाए तो दोनों फिगर क्या हो गए श्रेणी में हो गए, क्या हो गए श्रेणी में। तो अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन आप लिखोगे, नेक्स्ट लाइन लिखोगे कि जो आपका RS, ध्यान सुनिए, जो आपका RS और जो RT है वो दोनों के दोनों कैसे हो गए श्रेणी में हो गए, कैसे हो गए श्रेणी में। तो R जो तुल्य होगा, तुल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा RS प्लस RT। तो इसका मतलब RS की वैल्यू 8 आई थी, RT की वैल्यू 10 आई थी, तो टोटल जो होगा वो कितना आ गया 18 ओम, ठीक है। कितना आया 18 ओम। तो पहले आंसर का जवाब हो गया 18 ओम। इतना समझ में। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है इसमें कि परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा कितनी होगी। तो I का मान पूछा है, यदि V बराबर 12 वोल्ट है, कितना है 12 वोल्ट। अब देखिए यहाँ से I बराबर ओम के नियम के अनुसार ऐसे लिखोगे आप लोग, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार जो होगा आपका कितना V बराबर होता है I इंटू R, I इंटू R। सेम उसी प्रकार I बराबर हो जाएगा V अपॉन में R। V की वैल्यू आपको पीछे कितना दिया है देख लीजिए 12 वोल्ट, कितना दिया है 12 वोल्ट। तो ये हो गया 12 अपॉन में R की वैल्यू कितना आया 18 हो गया। ये 6 से काट देंगे, 6 दूना 12, 6 3 18, तो आंसर आया 2/3। मतलब I की वैल्यू कितनी आई 2/3 एम्पियर। यूनिट लगाना कभी मत भूलिएगा आप लोग, यूनिट सदैव लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विद्युत चुंबक प्रेरण से आप क्या समझते हैं। अभी जस्ट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट में हमने एकदम लिख कर बाकायदे आपको बताया कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के दौरान उससे उत्पन्न विद्युत धारा जो होता है वो जो प्रक्रम, ये जो परिघटना हो रहा है, इसी को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरक कहते हैं। किसी परिपथ में उत्पन्न किन किन बातों पर निर्भर करता है, एकदम सेम प्रश्न वही है आपका। फिर उसमें ऑप्शन में पूछ लिया है जनित का नामांकित चित्र बनाइए, तो सेट नंबर 1 में ये इसका सॉल्यूशन मैंने बाकायदे एकदम अच्छे से दिया है, ठीक है। इसका आंसर अगर आपको देखना है कि इसकी दैनिक जीवन में व्यवहारिक अनुप्रयोग बताइए, तो सेट नंबर आप क्या करिएगा 4 खोलिएगा, ठीक है, उसमें आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से यौगिकों का IUPAC नेम लिखिए। तो पहला प्रश्न है नियोपेंटेन। देखिए आपको एक्चुअल में इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नियोपेंटेन, नियो शब्द का मतलब होता है बीच में, ध्यान सुनिएगा, नियो शब्द का मतलब होता है बीच में, और पेंटेन का शब्द का मतलब होता है 5 कार्बन, ठीक है। पेंटेन का एक्चुअल मतलब होता है 5 और कार्बन हम लोग पढ़ रहे हैं तो 5 कार्बन। तो नियोपेंटेन का जो स्ट्रक्चर बनता है वो C ये 3 C हो गया, और नियो का मतलब बीच में, ठीक है। इस प्रकार से आपका संरचना बनेगा। अगर आपको हाइड्रोजन जोड़ना है तो यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ेंगे, कितने कार्बन खाली है 3, तो H3 यहाँ हो गया, यहाँ पर चारों इसकी बिजी हैं, यहाँ पर H3 हो गया, यहाँ पर H3 हो गया, और यहाँ पर H3 हो गया। तो ये आपका नियोपेंटेन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है इसी में, द्वितीयक ब्यूटील अल्कोहल क्या होता है। देखिए अब इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। अब ब्यूटील का मतलब एक्चुअली ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, और अल्कोहल का मतलब OH ग्रुप होता है, और द्वितीयक मतलब सेकंड पर आपका अल्कोहल रहेगा ना। तो देखिए कार्बन 1, फिर उसके ऊपर कार्बन रहेगा, 1 कार्बन यहाँ पर, 1 कार्बन यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपका OH रहेगा। ये जो संरचना बना है आपका
द्वितीयक ब्यूटील अल्कोहल का संरचना है। ठीक है, ये अगर आपको हाइड्रोजन भरना होगा तो यहाँ पर H3 हो जाएगा, यहाँ पर H3 हो जाएगा, यहाँ पर भी H3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, द्वितीयक ब्यूटील अल्कोहल हो गया। फिर उसके बाद बोला क्लोरो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो सूत्र होता है, जैसे एसिडिक एसिड कैसे पहचानेंगे, तो हमने बोला था कि जहाँ पर COOH ग्रुप ज्वाइन हो, और ट्राइक्लोरो, कितने ट्राई मतलब 3 क्लोरीन होना चाहिए। तो ग वाले के यहाँ पे देख लेते हैं, एक C हो गया, तो 1 2 3 आपके क्लोरीन हो गए, कितना हो गया क्लोरीन, और इसके साथ क्या जुड़ना होना चाहिए, एसिटिक एसिड, मतलब C डबल बॉन्ड यहाँ पर OH। तो ये जो संरचना है आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का है। फिर बोला है एसिटिलीन, ध्यान सुनिए, एसिटिलीन जो होता है आपका नाम होता है एथाइन का। ठीक है, किसका, एथाइन का। तो जैसे कहने का मतलब है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जो संरचना बना है, स्ट्रक्चर बना है, ये किसका है, एसिटिलीन का है। किसका है, एसिटिलीन का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग आवर्त हैं। आवर्त सारणी में क्षारीय धातुएं और निष्कर्ष अक्रिय तत्वों को किन किन वर्गों में रखा गया है। तो ये एक्चुअल में प्रश्न आपका इस बार इस सिलेबस में क्या है, आया नहीं है, ये चैप्टर ही कट गया है। तो 2023-24 के सिलेबस में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगर पूछ लिया भी गया तो आप बता दीजिएगा वर्ग और आवर्त में कितने, 7 आपके पीरियड हैं। ठीक है, और वर्ग आपके कितने, 18 हैं। तो और आवर्त सारणी में क्षारीय धातुएं जो होती हैं पहले रो में रखी गई है, मतलब ग्रुप नंबर 1 में। फिर उसके बाद अक्रिय गैसें, मतलब निष्क्रिय या जो भी आपके निष्क्रिय अक्रिय तत्व हैं, किन किन वर्गों में रखा गया। तो आपको काफ़ी डिटेल से पढ़ाया जाता है कि पहले में क्या होते हैं, अल्कलाई क्षार धातुएं होते हैं, फिर दूसरे वाले में अल्कलाई अर्थ क्षार धातुएं होती हैं। फिर उसके बाद फैमिली मेम्बर होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर आपके हाइड्रोजन होते हैं, फिर आपके क्या नोबेल गैस होते हैं। तो आपको ऐसे ही बारी बारी में क्या बारी बारी लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या होता है जब संतुलित रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कीजिए। मतलब बोला गया है कोई रिएक्शन दिया गया है, उसमें उसको संतुलित भी करना है और उसको समझाना भी है। बोला गया पहला प्रश्न, चूने के पानी की दर में CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है। तो पहला तो ये पता होना चाहिए कि चूना का पानी होता क्या है। तो चूना का पानी होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका चूने का पानी है। ठीक है, बोला गया इसमें क्या है, CO2 गैस, मतलब या फूका जाता है या तो मिलाया जाता है, तब ये क्या बनता है। तो आप बोलोगे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस क्या बन जाता है, देखिए Ca हो गया, CO क्या हो गया 3, तो यहाँ से क्या बनेगा H2O। ठीक है, ये आपका रिएक्शन भी क्या है, बैलेंस है, और आपका ये बनेगा। ठीक है, फिर बोला गया है शुष्क बूझे का चूना, मतलब यही सेम है, सेम उसी को बोला गया है CaOH का होल ट्वाइस, ये हो गया A हो गया, ये हम लोग B कर रहे हैं। ठीक है, शुष्क बूझे चूने की अभिक्रिया को Cl2 मतलब Cl2 क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है, तब ये क्या बनाता है। तो आप बोलोगे CaOCl2 प्लस H2O बनता है, H2O बनता है। ध्यान देखिए, यहाँ से एक क्या होगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन, बाकी पानी निकल जाएगा और Cl2 यहीं पे आके क्या होगा, जुड़ जाएगा। और ये आपका क्या है, विरंजक चूड़ है। ठीक है, ये क्या है, विरंजक चूड़ है। चलिए, अच्छा अभी 2 प्रश्न इसमें और थे। जिप्सम को गर्म करने पर आपका जो जिप्सम होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए जिप्सम का सूत्र क्या है। तो जिप्सम का सूत्र जो होता है आपके पास CaSO4.2H2 होता है। अब उसको आप जब हीट करते हो, पूछा गया जब गर्म करते हो तो क्या बनता है, जब आप गर्म करते हो तो क्या बनता है। तो आइए लिखते हैं CaSO4, ठीक है, .2H2O को जब आप हीट करते हो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है CaSO4 half H2O प्लस 3/2H2O, मतलब इतना पानी बाहर निकल जाता है, बाकी ये जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। फिर बोला गया है सोडियम धातु को, नेक्स्ट घ वाला मतलब डी ऑप्शन है, मतलब ये हो गया आपका सी और इसके बाद डी है। सोडियम धातु मतलब Na को जब जल के साथ अभिक्रिया किया जाता है, और कौन सा जल रहेगा, ठंडा जल रहेगा। ठीक, अभी यहाँ दिया नहीं है।
तो सोडियम को H2O के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, तो आप बोलोगे NaOH बनता है, NaOH प्लस H2O बनता है। ठीक है, तो ये आपका, अच्छा बैलेंस करना है तो बैलेंस भी कर सकते हैं, NaOH H2O, ये आप क्या करेंगे बैलेंस, ये आपका क्या रहेगा होमो रहेगा, आप ये इसको क्या करेंगे बैलेंस, इन दोनों को क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भर्जन क्या होता है, मतलब निम्नलिखित संचित टिप्पणी करना है। पहला पूछा है भर्जन मतलब रोस्टिंग पूछा है, तो भर्जन क्या होता है, तो सिंपल हम लोग क्या कहेंगे कि भर्जन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें जो धातुएं की सल्फाइड होती है उनको शुद्ध किया जाता है और इसमें क्या करते हैं ऑक्सीजन अनुपस्थिति होते हैं, इसमें ऑक्सीजन की भारी मात्रा हमें देना पड़ता है। जैसे भर्जन जो होता है वो हमेशा सल्फाइड की ओर पाए जाएंगे, जैसे Cu2S हो गया, HgS हो गया, तो हमेशा सल्फाइड के S के साथ पाया जाता है और इनको क्या किया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे हम लोग हीट करते हैं, मतलब उसको जलाते हैं। क्यों, क्योंकि इस यहाँ से मेटल हमको जो हो धातु जो वो शुद्ध निकले। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं भर्जन। ठीक है, अब दूसरा है उभय अपघटन क्या कहते हैं। अब उभय अपघटन आप एक्चुअल में पढ़े हो लेकिन आपको याद नहीं होगा। उभय अपघटन का मतलब है, आपसे पूछा है द्विविस्थापन, क्या पूछ लिया है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया तो आप बिल्कुल पढ़े होगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में जब आयन क्या होते हैं आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे में हम लोग बोले BaCl2 प्लस MgSO4, जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये बनते हैं MgCl2 प्लस BaSO4 बन जाता है। तो इसमें हुआ क्या, ध्यान से देखिए, Ba जो है SO4 के साथ चला गया और Mg जो है वो Cl2 के साथ चला आया। ठीक है, तीसरा प्रश्न है संक्षारण। ये प्रश्न आपको बार बार रिपीट कर रहा है, संक्षारण क्या होता है, इस पर संचित टिप्पणी लिखिए। तो संक्षारण एक तरह का प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है धातु का क्षरण होता है। जैसे कहने का मतलब है जब धातु क्या होते हैं नमी, पानी या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद इनका धीरे धीरे खपत होने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं संक्षारण। ठीक है, जैसे आप कोई पूछ लिया कि लोहे में जंग लगना, ये भी एक तरह का क्या है संक्षारण, क्योंकि जो लोहा होता है वो मॉइस्चर कमी में उनको आने पर क्या होता है उनका धीरे धीरे खपत होने लगता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोहे में जंग लगना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका समजात तथा समवृत्ति अंग को समझाइए। तो ये प्रश्न आपका एक्चुअल में इस बार इस सिलेबस में नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण का एक विवरण दीजिए। तो आपको प्रकाश संश्लेषण क्या करना है, समझाना है कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। पहले आप क्या लिखोगे, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, क्या होता है, पहला इसका जवाब लिखोगे क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक तरह का प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल के उपस्थिति में या इनके साथ अभिक्रिया करने पर क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन और पानी का निर्माण करते हैं या उत्पाद बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इतना लिखने के बाद आप लिखोगे प्रकाश संश्लेषण जनरली कहाँ होते हैं, प्लांट में होते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर क्या होता है जो CO2 होता है। फिर लिखोगे CO2 कहाँ से प्राप्त होता है, एटमॉस्फेयर से प्राप्त होता है। पानी कहाँ से प्राप्त होता है, जड़ों से प्राप्त होता है। कौन लेके आता है, जाइलम लेके आता है। और ये प्रक्रिया कहाँ कंडक्ट होती है, तो आप बोलोगे पत्तों में होती है। कौन कराता है, स्ट्रोमा एंड ग्रेना कराते हैं। ग्रेना कब कराता है, स्ट्रोमा कब कराता है, ये सभी विवरण आप क्या करोगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताते समय आप लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मानव में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो आपको क्या करना है, एक सुंदर सा चित्र मतलब संरचना बनाना है किसका, मादा जनन तंत्र का। फिर उसके बाद उसमें आपको बताना है कि गर्भाशय क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, अंडाशय क्या होता है, ठीक है, ओवरी क्या होता है, योनि क्या होता है, ग्रीवा क्या होता है। इन सभी के बारे में आपको थोड़े थोड़े पॉइंट करके 2-3 पॉइंट जितने मैंने नाम लिया बस उतने ही पॉइंट को अगर आप अच्छे से लिख दे रहे हो तो आपको टोटल मार्क्स मिल जाएंगे।
फिर बोला है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंध करके एक निबंध लिखिए। मतलब आपके प्रकृति में जो जितने भी संसाधन पाए जाते हैं उनके बारे में बताते हुए आपको क्या लिखना है, उस पर निबंध लिखना है। ठीक है। अगर आपको देखो एक चीज़ और, प्राकृतिक संसाधन जितने भी आप यूज करते हो, जैसे कोई भी चीज़ यूज करते हो तो एक लिमिट मात्रा में यूज किया जाता है। जैसे आने वाले भविष्य पर अगर देखिए इस प्रश्न का जैसे उत्तर मैं नहीं बता रहा हूँ, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होता है वो सेट नंबर 4, 3 या 2 में मैंने कराया है और उसको मैंने डिटेल से लिखवाया भी है कि आप बच्चों ये लिख लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सब प्रश्नों का उत्तर मैंने नहीं बताया, एक्चुअल में यहाँ भी बता दे रहा हूँ कि प्राकृतिक संसाधन संपोषित प्रबंध का मतलब होता है कि जैसे आप इस समय प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में किसी संसाधन का यूज कर रहे हो तो आपको उसको लिमिट मात्रा में यूज करना है। क्यों? क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उस संसाधन को देख पाए, उसको यूज कर पाए, इसलिए उसको हम लोग क्या करेंगे संपोषित करके क्या करेंगे, प्रबंध करेंगे कि आने वाली पीढ़ी उसे यूज कर सके। ठीक है। तो इस सेट में बस इतना ही, ये लास्ट प्रश्न था आप लोग का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और इसी तरह हम लोग लगभग क्या करेंगे, लगभग 20 सेट सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, एग्ज़ाम देने जाइएगा और लगभग 100% इसमें से क्या होगा, 100% में से 90 प्रश्न ऐसे बनेंगे जो यही रिपीटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करिएगा। धन्यवाद।